हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में, जिसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, उसमें हमने केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड 4 चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन की। आज की वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए बाकी के दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि आप कैसे इस सेक्टर में अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन प्लान कर सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। आप देख सकते हैं कि फाइन ऑर्गेनिक के जो केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल ऑफरिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री को केटर करती हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक बनाता है एडिटिव्स फॉर पेंट्स एंड इंक्स, एडिटिव्स फॉर रबर, एडिटिव्स फॉर फूड, एडिटिव्स फॉर कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कॉस्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एडिटिव्स फॉर टेक्सटाइल्स, एडिटिव्स फॉर प्लास्टिक्स, एडिटिव्स फॉर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स से लेके टेक्सटाइल्स से लेके पेंट्स, रबर, फूड, प्लास्टिक्स, इन सारे इंडस्ट्रीज को केटर करने वाली प्रोडक्ट्स ये बनाता है। अब इसके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के? रिलायंस, एक्सोन मोबिल, कोका कोला, कैडबरी, गेल लिमिटेड, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, ब्रिटानिया, पार्ले, एचयूएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट है फाइन ऑर्गेनिक के केमिकल्स और प्रोडक्ट्स की। इसके अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ओलियो केमिकल एडिटिव्स जो इन सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, उसमें 40% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर फाइन ऑर्गेनिक की। स्पेशलिटी केमिकल्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली स्पेशलिटी केमिकल से इसकी सारी रेवेन्यू आती है। इंडिया से इसकी जो टोटल रेवेन्यू का है 44% के आसपास रेवेन्यू आती है इंडिया से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 56% की रेवेन्यू आती है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके बहुत सारे की पॉइंटर जो एक समरी बना के यहाँ पे दी हुई है, उसमें आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या क्या यूएसपीज है, क्या क्या स्ट्रेंथ है इस कंपनी के, वो यहाँ पे समझ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस वीडियो को पॉज करके इन सारी डिटेल्स को पढ़ें। उनको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं सारी चीजों को रीड नहीं कर रहा। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, लेकिन पॉज करके काइंडली आप इसको पढ़ लें ताकि समझ में आए कि फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी स्मॉल कैप कंपनी को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है। अब ओलियो केमिकल्स होते क्या हैं? जो यहाँ पे हमने देखा कि ओलियो केमिकल एडिटिव से इसकी 40% मार्केट शेयर है। तो ओलियो केमिकल्स आर केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल एंड फैट. In the case of fine organics industries, they use only vegetable oil to derive the end product, as usage of animal oil and fats are not permitted in India. तो ये ओलियो केमिकल्स एडिटिव्स जो निकालती है कंपनी, वो एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल और फैट से निकाली जा सकती है, डिराइव की जा सकती है। अब इंडिया में चूंकि एनिमल फैट्स को यूज करके ये एडिटिव्स डिराइव करना पॉसिबल नहीं है, परमिटेड नहीं है, इसलिए फाइन ऑर्गेनिक्स केवल वेजिटेबल ऑयल यूज करके ये सारे केमिकल्स, ये सारे एडिटिव्स एक्सट्रैक्ट करती है। तो ओवरऑल अगर इन सारी डिटेल्स को आप अगर पढ़ लें थोड़ा वीडियो पॉज करके, तो आपको समझ में आया कि फाइन ऑर्गेनिक की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं काफी अच्छी है। अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी एक नीश मार्केट को केटर करती है, इसके प्रोडक्ट्स उसको केटर करते हैं। बट आगे चल के जैसे जैसे इसकी बेस बढ़ती जाएगी, इसकी मार्केट शेयर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो इसमें ग्रोथ के आपको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे खासे दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये केटर करता है। बहुत ही कोई कंस्ट्रक्टिव या बहुत ही लिमिटेड इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रोथ की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है। और उन सारी इंडस्ट्रीज के जो मार्केट लीडर्स हैं, एक्सोन मोबिल जैसी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, कोका कोला, कैडबरी, ब्रिटानिया, पार्ले और एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी को ये केटर करता है। अगर फाइन ऑर्गेनिक के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, केवल 2 साल पहले ही, करीबन 2 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उन 2 सालों में इसने आपको 223% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए, जबकि सेक्टर रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट सा, नेगेटिव सा, और निफ्टी ने 8% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो 2 साल पहले की हुई आपकी 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इसने अप्रिशिएट कर दिया है 3.2 लाख में। तो आपकी कैपिटल 2 सालों में ही 3 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया फाइन ऑर्गेनिक के स्टॉक ने, जो आपको इस कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रांग होने का एक इंडिकेशन देती है। ये आपको ये बताती है कि फ्यूचर में इस कंपनी में कैसे ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिख सकते हैं। केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड जितनी भी हमने स्टॉक्स की बात की है, उस सीरीज का आखिरी स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। जिस सेक्टर को ये केटर करती है, जिस सेक्टर में ये ऑपरेट करती है, उसमें काफी अच्छी स्ट्रांग होल्ड है, काफी अच्छी इसकी मार्केट शेयर है। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है अल्काइल अमीन्स। अब अल्काइल अमीन्स कितनी सारे सेक्टर्स को केटर करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मा, एग्रो यानी एग्रीकल्चर, डाइज, रबर केमिकल, सर्फेक्टेंट, जैसे हमने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट भी देखा, तो उस सेक्टर में ये इसकी भी थोड़ी बहुत मार्केट शेयर है। फाउंड्री केमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज, फोटोग्राफिक केमिकल जो फोटो फिल्म वगैरह बनाने में जो इस्तेमाल होते हैं केमिकल्स, उसकी भी प्रोडक्शन करता है।
पेंट्स एंड कोटिंग्स, पॉलीमर, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोकेम जिसको कहते हैं, और स्पेशलिटी केमिकल्स। ऑब्वियसली स्पेशलिटी केमिकल से अच्छी खासी इसकी मार्केट शेयर आती है। अब ये कंपनी क्या क्या प्रोड्यूस करती है, तो सबसे बड़ी जो इसकी प्रोडक्शन है और सबसे बड़ी जो इसकी मार्केट शेयर है वो है एलिफैटिक एमीन्स में, जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं ब्रॉडली, एलिफैटिक एमीन्स, अमीन डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी एमीन्स। तो जैसा कि आपको नाम से पता ही है, अमीन प्रोडक्ट्स में ही डील करता है, और जो मेजॉरिटी इसकी रेवेन्यू आती है, मेजॉरिटी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, वो आती है एलिफैटिक अमीन्स से। तो एलिफैटिक अमीन्स में इसका 40% का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, और ऑलमोस्ट 69% की इसकी रेवेन्यू आती है एलिफैटिक अमीन्स एंड अमीन डेरिवेटिव्स से। अदर स्पेशलिटी केमिकल से 26%, इंडस्ट्रियल गैसेस से ऑलमोस्ट 3% और अदर केमिकल से 2%। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि एलिफैटिक अमीन्स और अमीन डेरिवेटिव्स जो हमने यहाँ पे बात की, उससे इसकी लायंस शेयर ऑफ रेवेन्यू आती है, और अदर स्पेशलिटी अमीन्स जो हमने यहाँ पे देखा था, उससे इसकी 26% की रेवेन्यू आती है। अगर वर्टिकल्स की ब्रेकअप करें, यानी कि कौन सारी इंडस्ट्रीज को ये केटर करता है, उस इंडस्ट्री की अगर वर्टिकल ब्रेकअप करें, तो सबसे ज्यादा इसकी रेवेन्यू आती है फार्मा इंडस्ट्री से। सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू आती है एग्रोकेमिकल्स से, फिर आती है ट्रेडिंग, वाटर ट्रीटमेंट, फाउंड्री केमिकल्स और अदर बिजनेसेस से। तो मोस्टली फार्मा एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को ये केटर करता है। फार्मा और एग्रीकल्चर अगर मिला दो तो करीबन 70% रेवेन्यू वहां इन दोनों इंडस्ट्रीज से आती है। अगर लोकेशन ब्रेकअप की बात करें तो मोस्टली इसकी रेवेन्यू 81% इंडिया के अंदर से है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 19% की रेवेन्यू ब्रेकअप है। तो अल्काइल अमीन्स, जैसा हमने कहा कि स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाला, स्पेशली अमीन्स एंड अमीन डेरिवेटिव्स बनाने वाली एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है, अच्छी खासी मार्केट शेयर वाली कंपनी है अल्काइल अमीन्स। अब अमीन्स के साथ एक और बात है जो इसके लिए एक मोट का भी काम करता है, जिसके हम आगे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, बट मैं क्विकली आपको बता देना चाहता हूं कि अमीन एंड अमीन डेरिवेटिव्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही हजार्डस होती है। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, जिसके कारण यूजुअली अमीन प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यूजुअली उसकी प्रोडक्शन डोमेस्टिक होती है, जिसके कारण इसको एक बहुत बड़ा मोट मिला हुआ है इस कंपनी को। स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशली अमीन बनाने वाली कंपनीज में अच्छा खासा मार्केट शेयर इस कंपनी का है, और इसको एक मोट, इनहेरेंट मोट मिला हुआ है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स ये बनाती है जिसके इंपोर्ट्स नहीं हो सकते। बिकॉज ये जो अमीन्स होते हैं वो काफी इन्फ्लेमेबल और काफी एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, तो उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, उनकी इंपोर्ट होनी मुश्किल है। इसलिए उसको डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करना है, और डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनी अल्काइल अमीन्स है इंडिया के अंदर। तो इस कारण से इसको एक इनहेरेंट मोट मिला हुआ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच अल्काइल अमीन्स ऑपरेट्स। अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 16 सालों की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में इस स्टॉक ने आपको 12,000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन 208%, ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न्स, और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 1100% के रिटर्न्स। 16 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होके हो गई होती करीबन 1.2 करोड़। तो ऑलमोस्ट 120 टाइम्स अप्रिशिएट किया है आपकी कैपिटल को अल्काइल अमीन्स के स्टॉक ने अपनी 16 सालों की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में। तो दोस्तों, ओवरऑल मेरी थॉट्स अबाउट केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री ये है कि ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें चाइना से जैसे जैसे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया में जो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जिनकी मार्केट शेयर तगड़ी है, जिनकी गवर्नेंस अच्छी है जिन कंपनीज की, और उनको मोट मिला हुआ है, तो वैसी कंपनीज और फ्लरिश करेंगी, मार्केट में और कंसोलिडेशन आ सकती है, और ये कंपनीज और ज्यादा ग्रो कर सकती हैं इन द कमिंग ईयर्स एंड डेकेड्स। बट इस इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि कितनी यूफोरिया बनी हुई है केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में। तो ऐसे इंडस्ट्री में यूफोरिक सिचुएशन में आपको थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको ऐसे मार्केट लीडर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऐसी कोई एज एन इंडेक्स या एज ए ब्रॉड अम्ब्रेला के रेस्पेक्ट में एक ब्रॉड स्ट्रोक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में आपको कंपनीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये यूफोरिया जाएगी और जैसे जैसे ये साइक्लिकलिटी विल किक इन द केमिकल सेक्टर, तो वो जो कंपनीज हैं, वो छोटी कंपनीज या जो कि यूफोरिया के चलते जिनकी स्टॉक प्राइस भाग रही है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कंपनीज, उनकी जो स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, वीड आउट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रांग कंपनीज है वो अभी स्ट्रांग है और आगे चलकर और स्ट्रांग होती जाएंगी, उनकी मार्केट और बढ़ती जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण वो और स्ट्रांग होती जाएंगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके पास मोट है। जितनी भी कंपनीज हमने बात की वो अपने अपने सेक्टर में
बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट्स, काफी फोकस्ड बिजनेसेस हैं उनकी, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही वो बनाते हैं और जिस प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसमें वो अच्छी खासी मार्केट शेयर रखते हैं। जैसे हमने पिडीलाइट की बात की, तो एडिसिव्स में उसका ऑलमोस्ट 65-70% का बिजनेस है। वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस में ऑलमोस्ट 70-80% का उसका मार्केट शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मोनोपोली टाइप की क्रिएट करती है। फिर हमने बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स की बात की, विनाती ऑर्गेनिक्स की बात की, फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की, अल्काइल अमीन्स की बात की, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की बात की, उसकी क्लाइंट्स की बात करी कि कितने सारे उसकी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं, कितने सारे इंडस्ट्रीज को केटर करता है। उसी तरह अतुल लिमिटेड की हमने बात की थी, जिसमें हमने समझा था कि कितनी सारी डाइवर्सिफाइड, मतलब कितने सारे बिजनेसेस को और उन सारे इंडस्ट्रीज की मार्केट लीडर्स को वो केटर करता है, वैसी कंपनी जिसकी क्लाइंट है। तो ये सारे जो इनहेरेंट मोट है, ये मार्केट शेयर का मोट हो सकता है या फिर एक नीश बिजनेस में एक मार्केट लीडर होने का मोट हो सकता है। इन सभी मोट के कारण इन सभी कंपनीज की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर के लिए आपको बहुत अच्छी दिख सकती हैं। इनका ग्रोथ रनवे काफी लंबा हो सकता है। तो यू शुड फोकस ऑन वेल गवर्न्ड फोकस्ड बिजनेसेस विद इनहेरेंट मोट। सारी कंपनीज में, किसी भी कंपनी में अगर कोई केमिकल नाम खाली डाल दिया हो, बस नाम के साथ एक केमिकल ऐड कर दिया और आप उसमें इन्वेस्ट कर दें, ऐसा ना करें। आप थोड़ा सोचें, कंपनी पे फोकस करें, कंपनी पे रिसर्च करें कि कौन सी इस इंडस्ट्री में भी कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत ही नीश प्रोडक्ट्स बनाती है, एक नीश मार्केट सेगमेंट को केटर करती हैं और उसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर उनका है। तो उन बिजनेसेस पे फोकस करें। फिर हमने जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एनालिसिस की सीरीज की स्टार्ट की थी, तो वहां पे ही हमने डिस्कस किया था कि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर साइक्लिकल सेक्टर और स्टॉक से दूर रहें। मार्केट में कितने सारे सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स की हमने एनालिसिस की थी, उनके हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को चेक करने की कोशिश की थी कि कौन से सेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो प्लीज चेक कर लें, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कि कौन से सेक्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से वो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, क्वाजाई एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, और कौन से ऐसे साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, उन साइक्लिकल सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। साइक्लिकल सेक्टर से आपको दूर क्यों रहना चाहिए वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर्स, जैसा कि नाम से आपको जाहिर होगा कि ये बहुत ही सीजनल होते हैं, साइक्लिकल होते हैं। इनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर्स। जैसे हमने कमोडिटीज की बात की थी, एनर्जी की बात की थी, ये सारे साइक्लिकल सेक्टर्स हैं। तो इस वीडियो को जब आप क्विकली देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों और कैसे थॉट प्रोसेस आपकी वर्क कर सकती है। साइक्लिकल सेक्टर से आप दूर रह सकते हैं एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली साइक्लिकलिटी की टाइमिंग खुद ब खुद करते रहते हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है मार्केट को आउट परफॉर्म करने का। तो वो ऑटोमेटिकली अगर किसी सेक्टर में एक ग्रोथ पॉसिबिलिटी देखते हैं, उनको लगता है कि किसी सेक्टर में अगर 3 4 5 सालों की अगर ग्रोथ पॉसिबिलिटी दिख रही है, ग्रोथ रनवे दिख रहा है शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आपको उसके लिए टेंशन लेने की और आपको वो मार्केट टाइमिंग करने की, साइकिल टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्ट करो, आप स्टिक करो ऐसे एसेंशियल बिजनेसेस पे, ऐसे एवरग्रीन सेक्टर्स में जिनमें हमेशा ग्रोथ बनी रहेगी। और वो सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहले भी हमने उनके एग्जांपल्स देखे हैं। बीएफएसआई हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, कंजम्पशन हो सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो सकता है, फार्मा के भी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स वैसे हो सकते हैं एवरग्रीन। और आज हमने केमिकल के भी कुछ वैसे स्टॉक्स देखे जो एवरग्रीन आपको अच्छी परफॉर्मेंस देके दे सकते हैं, क्योंकि वो एक फ्लेवर ऑफ द टाउन नहीं है, फ्लेवर ऑफ द सीजन नहीं है। उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, उनकी जो बिजनेस है, उनकी जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी। तो उनमें कोई सीजनैलिटी वाली बात उतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए आप ऐसे सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें ताकि आपकी जो वेल्थ की कंपाउंडिंग हो, आपकी जो पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग हो, वो कंसिस्टेंट भी हो और हेल्दी भी हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू शुड स्टिक टू ओनली एवरग्रीन और at the most quasi evergreen sectors. You should stay away from cyclical sectors and stocks. केमिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो टोटल आप अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन का 10 to 15% रख सकते हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर में भी हमने देखा कि थोड़ी साइक्लिकलिटी की बात हल्की फुल्की रहती है। प्लस हमेशा इस पे कुछ रेगुलेशंस का भी एक साया रहता है, क्योंकि केमिकल कंपनीज ऑब्वियसली केमिकल एफ्लुएंट्स भी निकालती हैं, इनको एक पोल्यूशन का भी इनके ऊपर एक रेगुलेशन का साया रहता है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पोर्टफोलियो का 10 to 15% एलोकेशन रख सकते हैं। बाकी सेक्टर्स में जैसे हमने एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंजम्पशन थीम के या फिर बीएफएसआई सेक्टर की जब बात की थी, तो हमने ये पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ी ज्यादा रखी थी, राइट? आपको शायद याद होगा। उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि उन सभी में पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको कितनी रखनी है उन सेक्टर्स में वो आपको पता चल जाए, वो आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन में हेल्प कर सकता है।
तो केमिकल सेक्टर को आप 10 to 15% तक लिमिट करें, और स्टॉक स्पेसिफिक आप रखना चाहते हैं तो 5 to 10%। आप कहेंगे कि 5 to 10% तो बहुत ही ब्रॉड रेंज है, तो उसमें ये बात है कि 5% आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो अभी बहुत छोटी हैं या फिर उन पे आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं डेवलप हुआ है। बट 10% आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मोनोपोली बिजनेसेस हैं या बहुत बड़ी कंपनीज हैं, साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है, उन्होंने इन द पास्ट बहुत सालों से अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी ग्रोथ पे आपको ज्यादा विश्वास है, ज्यादा कन्विक्शन है। जैसे कि पीडीलाइट की हमने बात की, तो पीडीलाइट का एलोकेशन आप 8 to 10% रख सकते हैं, उससे भी ज्यादा रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है उतनी कन्विक्शन है आपकी तो आप इतना भी रख सकते हैं। बट छोटी कंपनीज जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, उनमें आप 5 to 8%, 7% की एलोकेशन रख सकते हैं, क्योंकि वो काफी नीश बिजनेसेस में ऑपरेट कर रही हैं। जैसे जैसे वो इवॉल्व करती हैं, कंपनी ग्रो करती है, उसमें आपको और कन्विक्शन डेवलप हो सकती है, और उसके बाद आप अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन उन कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में खास करके बढ़ा सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज किस सेगमेंट को कैटर करती हैं, किन इंडस्ट्रीज को कैटर करती हैं, कौन से उसके क्लाइंट्स हैं, इंडिया में ऑपरेट करती हैं तो कहाँ करती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करती हैं तो कहाँ करती हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स कैसे हैं, रिटर्न रेशियोज कैसे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं। तो उन सभी चीजों का जब आपको ध्यान में आता है, उन कंपनी से अपने आप को आप अवेयर करते हैं, फैमिलियराइज करते हैं, तो उनमें आपकी कन्विक्शन बढ़ती है। और जब मार्केट में डाउनटर्न आती है तो आप मार्केट में घबराते नहीं है। हो सकता है अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश हो तो आप उन सभी कंपनीज में और इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपकी कन्विक्शन उतनी हाई रहती है। और जितना आप अपनी कन्विक्शन हाई रखोगे कंपनीज में जिनमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको एक और फायदा होगा, साइड इफेक्ट होगा, कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। 50, 60, 100, 200 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि उतनी कंपनीज को रिसर्च करने का, ट्रैक करने का और उन पे ध्यान रखने का आपको टाइम नहीं है। तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, आपकी जो पोर्टफोलियो होगी वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होगी, बहुत फोकस्ड होगी, और उसकी कंपाउंडिंग उतनी तगड़ी होगी। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड बिल्ड कन्विक्शन, क्योंकि वो कन्विक्शन मेरे कहने से या मेरे दिखाने से, मेरे डिस्कशन करने से आपको एक एक्सपोजर भले ही मिल सकता है, बट कन्विक्शन आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप उन कंपनीज को रिसर्च करोगे, काफी सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके उनके बारे में पता लगाओगे, उनके सारे फाइनेंशियल रेशियोज को देखोगे, उनकी सारी रिटर्न रेशियोज को देखोगे, डेट टू इक्विटी देखोगे, सारी मैट्रिक्स को देखने के बाद आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या इसमें आपकी कन्विक्शन उतनी डेवलप हुई है नहीं। तो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन विल हेल्प यू इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीकों से हेल्प करेगी, एंड एट वेरियस टाइम्स, बहुत सारे मौकों पे हेल्प करेगी इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी एक फ्रूटफुल, एक प्लेजेंट जर्नी हो सकती है अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनमें आपकी कन्विक्शन हाई है, जिनके बारे में आपने रिसर्च किया हुआ है। तो जिन स्टॉक्स की हमने बात की है उस पर तो आप रिसर्च करें ही, साथ में अगर आपकी कुछ ऐसी कंपनी है जिनको आप पसंद करते हैं, उनमें भी रिसर्च करके ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि दैट कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पुट योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। जिन कंपनीज की हमने इन दोनों वीडियोस में बात की, सारी केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड कंपनीज, मैं श्योर हूं कि कोई ना कोई कंपनी जरूर होगी जो आपको पसंद होगी, जिनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाए, क्योंकि हम एक बहुत ही सिलेक्टेड लिस्ट बनाना चाहते थे। उसमें सारी कंपनीज इंक्लूड नहीं हो सकती, इसलिए हमने बहुत एक सिलेक्ट लिस्ट बनाई है। लेकिन अगर कोई कंपनीज है जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दी है या उसको इंक्लूड करना जरूरी है, तो आप उनको कमेंट्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं उन पे रिसर्च कर पाऊं और वो इन्फॉर्मेशन मैं फिर से आपके साथ शेयर कर पाऊं रिसर्च करने के बाद, ताकि हम एक वेल एजुकेटेड, एक अच्छी अपनी कम्युनिटी बना सके, जिसमें लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स हों, जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन हो, और हम अपने थॉट्स एक दूसरे से के साथ शेयर कर पाए, ताकि हम एक टू वे लर्निंग प्रोसेस क्रिएट कर पाए। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, सो दैट वी कैन हैव सम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।